Hello students, welcome to the electro classes. I am लोकेंद्र कुमार. I am teaching you fundamental of electrical engineering और आज हम यूनिट 4 में लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से वो काम करती है और उसके कुछ स्टार्टिंग मेथड्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है जनरली. तो क्वेश्चन पूछा था विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, लिट्स इट्स वेरियस मेथड ऑफ स्टार्टिंग. तो आपको प्रॉब्लम होती है कि हम इसमें लिखे कैसे. तो सबसे पहले हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको दिस सेक्शन स्टेटर वाला पार्ट शो किया गया है, स्टेटर, और ये रोटर. स्टेटर में आपके पास सिंगल फेज वाइंडिंग है, सिमिलर तरीके से आपके पास रोटर में एक वाइंडिंग है और हमने स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से अप्लाई किया है. अब आपको पता है कि सिंगल फेज एसी जो सप्लाई होगी वो आपकी साइनोसॉइडल सप्लाई होती है. तो जब भी हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो सिमिलर आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह यहां भी आपके पास दो मेन पार्ट होंगे, एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा. ठीक है. तो हम बात करते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से वर्क करता है. तो when we apply the single phase AC supply to the stator winding, then a single phase AC current will flow in the stator winding. When this current will flow in stator winding and it create the MMF in the stator winding. MMF क्यों बना? क्योंकि आपके पास जो करंट फ्लो करेगी वो वाइंडिंग के टर्न्स में फ्लो करेगी और वहां एन आई का कॉम्बिनेशन बनेगा और एन आई को हम बोलते हैं MMF. जब आपका MMF क्रिएट होगा, ये MMF आपके स्टेटर सर्किट में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये फील्ड जो होगा वो आपका अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा या हम कह सकते हैं पल्सेटिंग इन नेचर होगा. जब ये पल्सेटिंग वाला जो फील्ड है इस एयर गैप में रिवॉल्व करेगा और ये रोटर के जो रोटर है और रोटर की जो आउटर पेरीफेरी है जिसमें हमने येलो कलर से डॉट दिखाए हुए हैं, ये आपके स्लॉट कटे हुए हैं जिसमें हमने रोटर वाइंडिंग को प्लेस किया है. अब स्टार्टिंग कंडीशन में जो आपका रोटर है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो ये फील्ड जो है आपके रोटर के कंडक्टर को कट करेगा और कट करेगा. अगर रोटर आपका क्लोज सर्किट है तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा. ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद अगर रोटर आपका क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो करेगी और ये कंडक्टर आपके करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएंगे. When current carrying conductor placed in a magnetic field, then this conductor feel a force. अब जो फोर्स होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फ्लक्स लगेगा जो आपका एयर गैप में रिवॉल्व कर रहा है. अब ये जो फील्ड आपका प्रोड्यूस हुआ है ये भी आपका अल्टरनेटिंग इन नेचर है. मीन आपके पास एक साइकिल में पॉजिटिव और एक हाफ साइकिल में निगेटिव साइकिल है. तो जब आपकी पॉजिटिव साइकिल अकर करेगी तो उस कंडीशन में रोटर पे फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और नेगेटिव साइकिल में आपका जो फोर्स लगेगा वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अगर हम कंप्लीट साइकिल को चेक करते हैं और उसमें रोटर का नेट मूवमेंट चेक करते हैं तो वो आपका जीरो आता है. तो हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है. तो हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, a single phase induction motor consists of single phase winding on the stator and cage winding on the rotor. When single phase supply is connected to the stator winding, a pulsating magnetic field is produced. In the pulsating field, the rotor does not rotate due to the inertia. Therefore, a single phase induction motor is not self-starting and requires some particular starting means. तो उसको समझाने के लिए हमारे पास यहाँ दो थ्योरी दी हुई है. एक है आपके पास डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और सेकंड थ्योरी है आपकी क्रॉस फील्ड थ्योरी. तो हमारे सिलेबस में क्या है कि वो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है. अब समझते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है. तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का मतलब है
कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में प्रोड्यूस हुआ था उसको दो फील्ड में आपको डिवाइड करना है। ठीक है जी, टू आरएमएफ ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो फील्ड है वो ये था। अब हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। वी अल्फा इज इक्वल टू 1/2 वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 1/2 वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ये जो हमारे पास फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच एक्सिस इज फिक्स्ड इन स्पेस इज गिवन बाय दिस, वेयर Vmax is the maximum value of sinusoidally distributed air gap density and B represent the equation of revolving field moving in a positive alpha direction। अब इस फील्ड में क्या हुआ, हमने इस वाले फील्ड को मान लिया कि ये आपका फॉरवर्ड फील्ड हो गया और ये वाला जो फील्ड है ये आपका बैकवर्ड फील्ड हो गया। ठीक है जी। अब ये बैक फॉरवर्ड फील्ड क्या करेगा, रोटर पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड मतलब हम मान लेते हैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो बैकवर्ड फील्ड है ये उस रोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर कोई रोटर इस स्टैंड स्टिल पोजिशन पे है और आप इस पे फोर्स लगाते हो, एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन में, तो नेट मूवमेंट उसका क्या होगा, जीरो होगा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि रोटर अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो हम वहां से भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर एंड शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये कुछ आपके पास मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ये आपका सबसे बेसिक मेथड और समझने के लिए सबसे आसान। तो यहां हमने क्या किया है, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपका रोटर सर्किट है और ये आपकी स्टेटर की मेन वाइंडिंग है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास Rm है और रिएक्टेंस Xm है। इसी तरीके से हमने एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग ली है और इन दोनों का जो प्लेसमेंट किया है वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस Ra है और रिएक्टेंस X है। अब हमने इनको डिजाइन कैसे किया है कि जो हमारे पास Ra है वो हाई है और Xa की वैल्यू लो है। दूसरी तरफ हमने Rm को लो लिया है और Xm को हाई लिया है। अब इससे फर्क क्या हुआ, यहां हमारे पास जो सर्किट है वो हाईली रेजिस्टिव सर्किट बना और यहां जो सर्किट बना वो आपका हाईली इंडक्टिव सर्किट बना। जब हम सेकेंड यूनिट स्टडी कर रहे थे तो हमने वहां प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव केस देखा था, जिस केस में हमने वोल्टेज और करंट की फेज रिलेशनशिप कैलकुलेट की थी। प्योर रेजिस्टिव के लिए 0, प्योर इंडक्टिव के लिए करंट 90 डिग्री लैग कर रही थी और कैपेसिटेंस के लिए आपकी करंट 90 डिग्री लीड कर रही थी। लेकिन जब हमने RL और RC केस देखा था तो RL केस में करंट फाई एंगल से लैग कर रही थी और RC के केस में आपकी करंट लीड कर रही थी। तो यहां क्या होगा, यहां आपका Ra हाई है, X से कम है, इसका मतलब सर्किट आपका हाईली रेजिस्टिव है। इसका मतलब हुआ जो करंट होगी वो आपकी 0 डिग्री से लैग तो नहीं करेगी क्योंकि X से प्रेजेंट है, तो उसको हमने एक स्मॉल एंगल से लैग करते दिखाया, ये वाला एंगल। मैं इसको दिखा देता हूं आपको, दिस पोजीशन, ये आपकी करंट होगी। दूसरे सर्किट में जो आपकी करंट फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस आपका लो है, Xm हाई है, इसका मतलब अगर प्योरली इंडक्टिव होता तो करंट जो फ्लो करेगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वो आपकी 90 डिग्री लैग करती। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये लगभग 70 डिग्री के आसपास का एंगल है। जब
ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही है और मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों के रिजल्टेंट से जो करंट फ्लो करेगी और उसके थ्रू जो आपका फील्ड डेवलप होगा वो आपका रोटेटिंग इन नेचर होगा। जब वो रोटेटिंग होगा तो क्या होगा, मशीन आपकी रोटेट करेगी। देखिए, तो अब आपको लिखना कैसे है, तो यही हमने लिखा हुआ है, द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। It consists of single cage rotor and stator has two winding. The main winding and starting are also known as auxiliary winding. Both winding are placed by 90 degree in space like the winding in two-phase induction motor. ठीक है जी, the main winding of the very resistance की वैल्यू वेरी लो है और इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरी हाई है। The starting torque of the resistance start is about 1.5 times of the full load. The maximum or pull out torque is 2.5 times of full load. About 75% of synchronous speed. अब देखिए, अब हमने ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है। जब आपके पास केवल मेन वाइंडिंग थी तो आपकी मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क 0 था। ये ब्लू कलर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो हो रही है, ये आपकी स्टार्टिंग जब आपकी केवल मेन वाइंडिंग। लेकिन जैसे ही आपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग अप्लाई की तो वहां स्टार्टिंग टॉर्क आपका कुछ मिला। लेकिन जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया, मोटर आपकी अपनी स्पीड पे आई, जैसे ही वो अपने रेटेड स्पीड का 70 to 80% गेन करेगी, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने दिखाया था ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो टॉर्क आपका सडनली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मोटर आपकी रनिंग में है तो वो कंटिन्यूअसली आपकी क्या करेगी, रोटेट करती रहेगी और मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है आपकी वो वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशनिंग फैन में, फूड मिक्सर में, ग्राइंडर में, फूड पॉलिशर में, ब्लोअर में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, स्मॉल ड्रिल, लेथ, ऑफिस मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है ना। और ये जनरली आपकी 1 किलोवाट से लेस देन की मोटर्स होती है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो पेपर में आपसे कोई भी एक मेथड आपसे एक्सप्लेन करा लिया जाता है। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरा है आपके पास कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या है कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क था उसकी जो वैल्यू थी वो स्मॉल थी। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, कैपेसिटर को अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब उससे करने से क्या हुआ कि जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही थी IA, वो आपकी लीडिंग करंट आ गई। अब यहां से जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है ये इंप्रूव हुआ। इसके इंप्रूव होने से जो आपका फील्ड डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा हाई और यूनिफॉर्म होगा। लेकिन सेम केस क्या होगा, जैसे ही आपकी स्पीड 70 to 80% गेन होगी, ये स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और सर्किट जो रेजिस्टेंस वो है आपका रोटर है उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क तो आपका इंप्रूव हुआ लेकिन जो रनिंग टॉर्क है वो आपका डिक्रीज हो गया। तो इस मोटर की कुछ एप्लीकेशन हमने यहां मेंशन की हुई है। heavy loads where frequent start required. These motors are used for the pump and compressor. So these are used as compressor in the refrigerator or air conditioner. अब रनिंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है जी, रनिंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हमने 2 वैल्यू कैपेसिटर को यूज किया। 2 वैल्यू कैपेसिटर में क्या है कि आपके पास 2 कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हमें पता है जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वो वैल्यू सीधे सीधे ऐड हो जाती है। जब ये ऐड होंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, करंट आपकी लीड करेगी, उसका जो एंगल होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो वहां से जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपका हाई टॉर्क होगा और उस कंडीशन में जो आपका टॉर्क होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मीन आपकी मोटर जो है वो यूनिफॉर्मली रोटेट करेगी। अब उस केस में हमने यहाँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक शो की हुई है कि जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था
उस कंडीशन में ये है, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन के केस में ये वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर CS की वैल्यू यहां से रिमूव होगी तो उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ये आपका जो टॉर्क होगा ये स्टार्टिंग कंडीशन वाले मेथड से इंप्रूव होगा। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं वो यहां मेंशन की हुई है, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की हम बात, यहां आपसे एक चीज और पूछी जाती है जिसमें हम बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहां से रिमूव हो जाता है, केवल एक ही कैपेसिटर बचता है जो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन दोनों में काम करता है, जो हमारे सीलिंग फैन में लगा हुआ है। ठीक है ना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि सीलिंग फैन में कौन सी मोटर लगी हुई है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिए। तो केवल ये वाला डायग्राम में से ये वाला पोर्शन आप रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे तो आपके पास केवल एक परमानेंट कैपेसिटर बचेगा। ठीक है, ये देखिए परमानेंट कैपेसिटर। तो परमानेंट कैपेसिटर में हमने जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर था उसको रिमूव कर दिया, और ये आपका रनिंग एज वेल एज वो स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग कंडीशन, बहुत कंडीशन के लिए आपका यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो चीज आपको याद करनी है वो हमने यहां मेंशन की हुई है। इसके बाद एप्लीकेशंस। ठीक है, आपको टॉर्क और ये डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है ना, डायग्राम बनाने से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एग्जाम में किस तरीके से लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, वो हम एग्जाम से 2-4 दिन पहले ही आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है आपके पास शेडेड पोल। शेडेड पोल में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्टेटर के पोल हैं वहां हम एक शेडेड पोर्शन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट आपका बी पार्ट दिखा रहा है और एक ये ए पार्ट है, और इस ए पार्ट में हमने एक शेडेड कॉइल प्रोवाइड करा दी। अब ये शेडेड कॉइल और ये वाली कॉइल दोनों मिलके मशीन में क्या करती हैं, रोटेटिंग टॉर्क बनाती हैं जो मशीन को रोटेट करती हैं। तो शेडेड पोल मोटर इज ए सिंपल टाइप ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग induction motor. It consists of a stator and a cage type of rotor. The starter is made up of silent pole. Each pole is rotated and a copper ring is fitted on the smaller part. This part is called the shaded pole. The ring is usually singleton coil is known as the shaded coil. ठीक है जी, और ये कुछ इसकी एप्लीकेशन हमने यहाँ मेंशन की हुई है। जनरली ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा नहीं जाता है। चलिए, अब यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में सेक्शन ए में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जितनी भी आपके घरों में जो मोटर्स यूज होती हैं वो सब सिंगल फेज हैं। तो जहां भी फैन, ग्राइंडर, ब्लोअर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये यूनिट अब कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इलेक्ट्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।